नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं राघवन सिंह, आपके अपने चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं, जिससे आप भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से वेतन आयोग में आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि वेतन आयोग कैसे काम करता है, किस प्रकार से उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। अनेकों अनेक क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो लिख करके भेजते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि हाल ही के दिनों में हमारे रेल मंत्री के द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर के मंजूरी दे दी गई। हालांकि हमारे दर्शकों के बीच में काफी दिनों से ये जिज्ञासा थी, पता नहीं मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग की घोषणा करेगी भी कि नहीं करेगी। लेकिन हाल ही के दिनों में जैसे ही वेतन आयोग की मंजूरी सरकार के द्वारा दे दी गई, तो समझिए कि सभी दर्शकों के बीच में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। दोस्तों, यहाँ पर ये वेतन आयोग कोई नया वेतन आयोग नहीं है। इससे पहले 1947 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। ये 8वां वेतन आयोग है। अब इस 8वें वेतन आयोग में आप जानेंगे कि आपकी सैलरी में किस प्रकार से इजाफा होगा। पिछले वेतन आयोगों को भी यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहा है और किस प्रकार से आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों से एक गुजारिश करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक एवं शेयर कर दीजिए। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर के अलग अलग न्यूज़पेपरों ने भी बताया है कि इस बार की 8th पे कमीशन में हमारी सैलरी 3 गुनी हो जाएगी। वो किस प्रकार से होगी? अब देखो, यहाँ पर दुगनी हो चाहे तिगनी हो, लेकिन आज आप समझ जाएंगे कि आपके वेतन में वेतन आयोग के द्वारा किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पिछले वेतन आयोगों को देख लेते हैं। जब तक आप पिछले वेतन आयोगों को नहीं समझेंगे, तो आने वाले वेतन आयोग आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि 5th पे कमीशन में हमारी जो मिनिमम बेसिक थी वो 2550 रुपए थी। ये मिनिमम बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैक्सिमम जिसकी जितनी हो वो उस आधार पे अपना समझ सकते हैं। 6 पे कमीशन जब आया तो हमारी जो मिनिमम बेसिक थी वो 6660 रुपए कर दी गई। जब 7th सीपीसी आया, 7वां वेतन आयोग, तो इसमें हमारी मिनिमम बेसिक 18,000 कर दी गई। अब ये 2550 से 6660 और 6660 से 18,000 कैसे की गई? ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की गई। अब फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये आप लोगों को यहां पर मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर सैलरी के बारे में बता देता हूं, इसके बाद में फिटमेंट फैक्टर। सिंपली जो हमारी सैलरी होती है वो 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक तो बेसिक, जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक 44,000 है। अब इस पर जो महंगाई भत्ता है वो वर्तमान में 53% लगेगा। साथ में एचआरए, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ये वर्तमान में 30% है। ये मैं A1 क्लास सिटी का एचआरए बता रहा हूं। अब देखिए, जो एचआरए का क्या सीन है आप लोगों को बता दें, ये बढ़ता घटता रहता है। और ये किस प्रकार से बढ़ता घटता है वो भी आप लोगों को बता रहा हूं। जब जब हमारा डीए 0 से 25% के बीच में होता है, तब तब हमारा एचआरए 24% हो जाता है। जैसे ही हमारा डीए 25 से ऊपर जाता है, यानी कि 25 से 50 के बीच में रहता है, हमारा एचआरए 27% पहुंच जाता है। जैसे ही हमारा डीए 50 से ऊपर जाता है, यानी कि 50 से 100 के बीच में, तो जो एचआरए है वो बढ़कर के 30% हो जाता है A1 क्लास का। यहां पर आपने देखा कि एचआरए किस किस कंडीशन में कितना कितना हो जाता है। अब डीए क्या है? देखो, डीए भी समय समय पर बदलता रहता है। डीए कैसे बदलता है आप लोगों को जानकारी होगी। साल में 2 बार हमारे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी AICPIN आंकड़ों के आधार पर होती है, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जुलाई से पहले जो हमारा महंगाई भत्ता वो कितना था? 50% था। जब जुलाई में हमारा महंगाई भत्ता लगा, 3% वृद्धि के साथ कितना हो गया? 53% हो गया।
और अब जनवरी 2025 से पुनः हमारे महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाली है। वो लगभग एआईसीपीएन आंकड़ों के आधार पर 3% की वृद्धि आ रही है। तो हमारा महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा? 53 से 56% पहुंच जाएगा। अब बात आती है बेसिक सैलरी की। अब देखिए, जब जब वेतन आयोग आता है, आप लोगों को बता दें कि इस डीए की क्या कंडीशन हो जाती है। भले ही यहां पर डीए चाहे 125% हो, जैसा कि 7th सीपीसी में था, वर्तमान में यहां पर हमारा डीए 53% है, जनवरी में 56 हो जाएगा, 2026 आते आते 60 के ऊपर हमारा डीए पहुंच जाएगा। जब जब वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए हमारी सैलरी में इजाफा किया जाता है, हमारी बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाता है, तब तब डीए का क्या सीन रहता है? डीए 0% हो जाता है, भले ही डीए कितना भी हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 7th सीपीसी में 125% डीए था, जो कि वेतन आयोग में घट करके 0% पर फिक्स कर दिया गया। और जो एचआरए है, एचआरए को क्या किया जाएगा? 30% से घटा करके ये कर दिया जाएगा 24%। क्यों किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब जब डीए 0 से 25 के बीच में रहता है, तब तब एचआरए 24% हो जाता है। सिंपल सी बात है कि डीए यहां पर कम हुआ तो यहां पर एचआरए भी कम हो गया। अब ये ना समझिएगा कि आपका जो एचआरए है वो 30% से घटा करके 24% कर दिया गया। यहां पर 24% जरूर किया गया है, परंतु अभी तक एचआरए आपका 44,000 पर कैलकुलेट होता था, 44,000 का 30%। जब इसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, और जब 24% के हिसाब से एचआरए मिलेगा तो वो इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अब यही डीए में होता है। अभी जो आपका डीए कैलकुलेट होता है वो 44,000 पर होता है, और जब आपकी फिटमेंट फैक्टर के जरिए आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी तो आपका डीए भले ही 3% लगे, लेकिन आप समझेंगे यहां पर आपका 44,000 लग रहा है, और जब आपका फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी यहां 44,000 की जगह 70,000 हो जाती है, तो 70,000 का 3%। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते जाइएगा, आपको वहीं मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर। पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर क्या क्या रहा है वो देख लीजिए। जब हमारा 5th पे कमीशन से 6th पे कमीशन आया तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या था? 1.86, यानी कि कुल जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 86% की। अब 6th पे कमीशन से जब 7th पे कमीशन आया तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या रहा? 2.57, यानी कि जो कुल वृद्धि थी वो 157% की वृद्धि थी। अब बात आती है 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन की। अब 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय भी दे सकते हैं। जब 5th से 6 में गए तो 1.86 था, 6 से 7th में आए तो 2.57 हुआ फिटमेंट फैक्टर। अब 7th से 8th में आएंगे तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? यहां पर जो आंकड़े हैं मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े 1.82 से लेकर के 2.0 के बीच में ही रहने वाले हैं। अब क्यों रहने वाले हैं आप कहेंगे, यहां पर तो 2.57 फैक्टर दिया गया था। 2.57 का आप देखिए कारण भी है। 2.57 हमारा फैक्टर क्यों था कि 7वें वेतन आयोग के समय हमारा जो महंगाई भत्ता था वो कितना था? 125%। आप समझिएगा गौर से, 7वें वेतन आयोग के समय हमारा महंगाई भत्ता था 125%, और जो एचआरए था वो कितना था? 30%। अब देखिएगा, इस महंगाई भत्ते को खत्म करके 0 पर ला दिया गया जब 7वां वेतन आयोग आया, और इस एचआरए को खत्म करके 24% पर ला दिया गया। आप देखेंगे यहां पर 125 और यहां पर 6% की कमी बराबर 131%, यानी कि 131% आपका माइनस हो रहा है। अब इन्होंने बढ़ाया कितना? 2.57 दिया, यानी कि 131 और 2.57 कितने का अंतर है? 26% का अंतर। गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया 7th पे कमीशन में?
ये दिया। अब 26% का क्या सीन है वो आप लोगों को बता देता हूं। 6 पे कमीशन में आपकी जो बेसिक थी वो कितनी थी? 6,660 रुपए। 2.57 से जब मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम बेसिक हो गई 18,000 रुपए। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये ना समझ लीजिएगा कि इतनी ही बेसिक होने वाली है या इतनी ही बेसिक थी, इससे कहीं अधिक बेसिक थी। ये मैं आपको मिनिमम बेसिक बता रहा हूं, मिनिमम बेसिक सैलरी बता रहा हूं। जब 2.57 से 6,660 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर जो मिनिमम बेसिक है वो लगभग लगभग 18,000 निकल करके सामने आ रही है। आप देखेंगे कि जब हमारा महंगाई भत्ता 6 पे कमीशन में बढ़ता था तो कितने पर कैलकुलेट होता था? 6,660 पे। अब महंगाई भत्ता किस पे कैलकुलेट होगा? 18,000 पे। एचआरए किस पे कैलकुलेट होगा? 18,000 पे। इस प्रकार से हमारी जो वेतन में वृद्धि होगी वो इसके मुकाबले कहीं अधिक तेजी से होगी। यानी कि जब इसमें महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता तो मात्र 100 या 150 रुपए निकल करके आता था। जब 18,000 में महंगाई भत्ता कैलकुलेट हो रहा है तो ये समझ लीजिए लगभग लगभग 300 रुपए बढ़ करके आ रहा है। और वहीं पर दूसरी जगह जो एचआरए है, पहले 30% इस पे कैलकुलेट होता था, परंतु सैलरी बढ़ने के बाद में 18,000 पर 24% एचआरए कैलकुलेट होगा। तो समझिएगा कि कितनी आपकी बेसिक में टोटल वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अब कई हमारे न्यूज चैनलों ने यहां तक भी खबर फैला रखी है कि 3.0 फैक्टर लगने वाला है या 3.0 से ऊपर भी जाने वाला है, परंतु वो कैसे जाएगा? एक लॉजिक होता है, ऐसे थोड़ी नहीं चला जाएगा। आप पिछले वेतन आयोगों को देख लीजिए, यहां पर हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था वो किस वजह से था? हमारा महंगाई भत्ता 125% तक पहुंच गया था। अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि 10 साल के अंदर, यानी कि 2006 से लेकर के 2016 के बीच में, यानी कि 10 सालों के दौरान ये महंगाई भत्ता कहां पहुंच गया? 125% तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि पिछली सरकारों में भर भर के महंगाई भत्ता दिया जाता था। अब वर्तमान में जो हमारा महंगाई भत्ता 10 सालों के अंदर कितना पहुंच पाया है या कितना पहुंच जाएगा? लगभग लगभग 60 या 62% तक, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। अब जब 60 से 62% पहुंच जाएगा तो आप समझिएगा कि जब महंगाई भत्ता 125% था तब फैक्टर लगा 2.57, और 60 से 62% महंगाई भत्ता होगा तो फिटमेंट फैक्टर क्या लगेगा? आप खुद अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके अनुसार इस वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। सिंपली जो मैंने आपको बताया वो एक आंकड़ों के आधार पर बताया। हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा वेतन आयोग में विशेष कोई वृद्धि कर दी जाए, परंतु मैंने जो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा वो पाया कि यहां पर फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे नीचे ही रहने वाला है, इससे ऊपर फैक्टर हमारा नहीं जाएगा। वेतन आयोग की नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में वेतन आयोग की नई जानकारी लेकर के शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे जो सेना के पेंशनर हैं, सेना के जवान हैं, उनके रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि इस 8th पे कमीशन में उनकी सैलरी पर, क्योंकि हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको ये सब गुणा भाग नहीं आता है, वो सीधे सीधे जानना चाहते हैं उनकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी है, रैंक ये है, उसके आधार पर उन्हें सीधे सीधे उनकी बेसिक सैलरी बता दी जाए। अगला वीडियो इसी पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।